हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो बेटा आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में जैसा कि आपको थंबनेल से क्लियर हो गया होगा, फोर्थ चैप्टर इकोनॉमिक्स 11th क्लास आज हम कंप्लीट करेंगे। और ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इसलिए मैं सिर्फ उतना करवाऊंगी जितना आप थ्योरी में लर्न कर पाओ, क्योंकि इस जो प्लेलिस्ट में हम बना रहे हैं इकोनॉमिक्स की, ये सिर्फ थ्योरी बेस है। इसमें मैं प्रैक्टिकल और जो क्वेश्चन हैं प्रैक्टिकल वाले वो नहीं करवाती हूँ, मैं सिर्फ थ्योरी करवाती हूँ। थ्योरी मतलब जो आप लर्न कर सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिकल्स में डरते हैं, तो प्रैक्टिकल्स के लिए हम एग्जाम टाइम पे वीडियोज़ लेकर आएंगे। लेकिन अभी जो है सिर्फ थ्योरी वाला, मतलब हम लर्निंग मटेरियल क्या क्या है जो चैप्टर में लर्न कर सकते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि मतलब कि और डाटा क्या होता है। डाटा अगर आप लोगों को पता हो तो आंकड़ों को बोला जाता है ना, कोई भी चीज़। तो उनको व्यवस्थित कैसे किया जाता है, मतलब उसको सिस्टमेटिक वे में कैसे लगाया जाता है, उसको सही तरीके से कैसे लगाया जाता है, अगर हमें किसी चीज़ को जानना है तो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोल दूँ कि मैं जो है 2 kg जो है वो टमाटो लेके आई, मतलब टमाटर लिए। 1 kg जो है वो मैं अनियन लेकर आई, प्याज लेकर आई। और ऐसी 1 kg जो है मैं अदरक लेके आई, कुछ भी लगा लो, ठीक है ना, ये लेके आए हम जिंजर। तो अब यहाँ पर मैं अगर ये बोलूँ कि अब मैंने ये सारी की सारी सब्जियाँ एक बास्केट में थी और ये सारी मैंने मिक्स कर दी, तो मुझे पता लगेगा मैं कौन कौन से टमाटर लाई, कितने अनियन लाई, कितने अदरक लाई, नहीं। लेकिन हम एक जगह यहाँ पर सिर्फ टमाटर रखें, एक जगह यहाँ सिर्फ अनियन रखें, एक जगह सिर्फ यहाँ अदरक रखें, तो मुझे ये सिस्टमेटिक वे से पता लग जाएगा और मैं देखते साथ बता सकती हूँ कि हाँ इतने अनियन हैं, उनको तोलूँगी और पता लग जाएगा। तो मतलब कहने का है कि सिस्टमेटिक वे से अगर हम कोई डाटा रखते हैं तो वो बहुत ईजी होता है और उसी के ऊपर ये चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ आ गई होगी। ये इंट्रोडक्शन टाइप था। अब स्टार्ट करते हैं और बस सिर्फ सुनिएगा, जो जो चीज़ें मैं बोलूँगी बुक लैंग्वेज से हटकर आपको सिर्फ अपने आप से देखना है कि ये चैप्टर में क्या है, बेस क्या है, ताकि कोई क्वेश्चन आए तो आप आराम से अपने आप बना के लिख सकें। ठीक है ना। देखिए डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण से हमारा अभिप्राय उन सब क्रियाओं से है जिनके द्वारा आंकड़ों को सरल व व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इन सच अ फॉर्म दैट कंपैरिजन ऑफ मासेज ऑफ सिमिलर डाटा में बी फैसिलिटेटेड एंड फर्दर एनालाइज में भी पॉसिबल। मतलब हम उसके बारे में अगर पता करना है तो हम आसानी तरीके से ही देख के कर सकें। जो अभी मैंने टमाटर वाला आपको एग्जांपल दिया, अगर वो मिक्स होते एक बास्केट में, अगर मैं सारों को मिक्स कर देती तो मुझे नहीं पता लगता उसमें कितना कितना क्या क्या है। लेकिन मैंने अलग अलग करके रखा हुआ था तो मुझे पता लग गया, मैं आराम से उसको निकालूंगी और यूज़ कर सकती हूँ, उसको तोल सकती हूँ, उसका मेजरमेंट कर सकती हूँ। तो वही सारी चीज़ें जो हैं इसमें बोली गई हैं। ठीक है। वर्गीकरण क्या होता है, मतलब क्लासिफिकेशन क्या होती है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया है, आपके मोहल्ले में 200 परिवार रहते हैं, आप उनकी आय, व्यय, शिक्षा, धर्म, परिवार आदि के आकार संबंधित आंकड़े एकत्रित कर लिए हैं। परंतु इन आंकड़ों को आप तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा कि इनमें से कितने परिवार शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितने परिवारों की आय 5,000 महीने से अधिक है, कितनों की आय 500 रुपये प्रति महीने से अधिक है। तो इन शब्दों को, इन आंकड़ों का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि इन आंकड़ों को एक व्यवस्थित ढंग से लगाया जाए। मतलब या तो हम कॉलम बना सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा शिक्षित परिवार, यहाँ पर आ जाएगा अशिक्षित परिवार, यहाँ पर आ जाएगी 5,000 वाली आय, यहाँ पर आ जाएगी 500 रुपये वाली आय, और उनके हम यहाँ पर नेमिंग कर सकते हैं। तो ये जो है क्लासिफिकेशन बोल जाता है, इसी को जो है सिंपल बोला जाता है कि आपको मतलब पता लगे कि हाँ इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इस क्रिया के द्वारा जिन आंकड़ों को उनकी समानता अथवा असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है उसे वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है ना। क्लासीफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस। मतलब 500 रुपये वाले जितने लोग हैं उनको यहाँ यहाँ लिखा जाएगा, 5,000 वाले जितने हैं उनको यहाँ यहाँ लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हम उनको नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब आगे अगर चलें, इसमें क्लासिफिकेशन की आपके पास डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में। ठीक है ना। आगे अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब कि वर्गीकरण क्या है, इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। आंकड़ों को सरल व संक्षिप्त बनाना, मतलब सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस। मतलब हमें किस तरीके से हम इसके उद्देश्य, मोटिव क्या क्या होते हैं क्लासिफिकेशन करने के, हम सिंपल बना सकते हैं। ठीक है ना। ये आप आगे का तो खुद बना बना के भी लिख सकते हैं कि इस क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण के वजह से हम आंकड़ों को सरल भाषा में लिख सकते हैं, सरल तरीके से उसको लिखा जा सकता है ताकि आगे समझने में आसानी हो। ऐसे ऐसे करके आप आगे बना के लिख सकते हैं। आपको सिर्फ जो है इन पॉइंट्स के मतलब पता होने चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है ना। आंकड़ों को सरल बनाना। उपयोगिता, उपयोगिता का मतलब होता है कि जब टाइम पड़े हम उसका यूज़ कर पाएँ अच्छे तरीके से, क्योंकि वो सिस्टमेटिक वे में होंगे तो हम उनका आराम से यूज़ कर सकते हैं। विभेदकारी, वर्गीकरण विभेदकारी होता है, अर्थात इसके द्वारा आंकड़ों के विशिष्ट अंतर स्पष्ट हो जाते हैं। मतलब अलग अलग जो यहाँ पर कॉलम हैं इनमें अलग अलग चीज़ें होंगी, यहाँ पर 500 वाले लोग होंगे सैलरी वाले, यहाँ पर 5,000 वाले होंगे, तो अलग अलग वाले हैं, तो हमें पता लग जाता है कि इतने 500 वाले हैं, इतने 5,000 वाले हैं, तो उसे बोला जाता है विभेदकारी। ठीक है। तुलना योग्य बनाना, मतलब कंपैरेटिबिलिटी भी हो जाती है कि
5000 वाले कितने हैं, आखिर 500 वाले कितने हैं, हम आराम से काउंट कर सकते हैं। वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, साइंटिफिक अरेंजमेंट, इसका उद्देश्य आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक आधार प्रदान करना है। इसके फलस्वरूप उनकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। मतलब हम उसको साइंसिबिलिटी की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, वो एक ट्रस्टेबल डाटा बन जाता है, ठीक है, अगर हम उसको क्लासीफाई करके अच्छे से बना के लिखते हैं। आकर्षक और प्रभावशाली, आकर्षक तो होगा ही, जब देखने में हम सिस्टमेटिक वे से कुछ लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सुंदर लगता है, तो वही चीज़ है बस, ठीक है ना। एक अच्छे वर्गीकरण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? अच्छे वर्गीकरण मतलब हम जब क्लासीफाई करते हैं कोई चीज़ तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, किसी समस्या से संबंधित आंकड़ों का वर्गीकरण इतना व्यापक होना चाहिए कि उस समस्या के संबंध में एकत्रित किए गए सभी आंकड़ों से किसी न किसी वर्ग में अवश्य आ जाएं। मतलब कि अगर हम कोई टॉपिक का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें इस तरीके से उसको सिस्टमेटिक वे में रखना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और सारे के सारे पॉइंट उसमें आ जाएँ। तो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, मतलब कि सारी चीज़ें उसी के अंदर इकट्ठी होनी चाहिए, ठीक है। क्लैरिटी मतलब स्पष्ट होना चाहिए, जो हमने डाटा बनाया है, जो हमने कॉलम्स बनाए हैं, जो हमने वर्ग बनाए हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। सजातीयता, होमोजेनिटी, प्रत्येक वर्ग की सभी इकाइयाँ समान गुण वाली होनी चाहिए। जैसे शिक्षित वर्ग में वे इकाइयाँ रखी होनी चाहिए जो शिक्षित हैं, ये तो सही बात है। अगर हम कोई कॉलम बना रहे हैं तो जिस कॉलम का हमने जो नाम दिया है उसमें वही तो आएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हमने यहाँ पर नाम दिया कि 5000 वाली सैलरी किसकी है और यहाँ पर हम 2000 वालों को भी ऐड कर रहे हैं, 500 वालों को भी ऐड कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये चीज़ सही है, ठीक है। स्थिरता, स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि ये एक जैसी होनी चाहिए, प्रत्येक जांच के साथ आधार नहीं बदलना चाहिए। मतलब जो चीज़ हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो चीज़ हम लिख रहे हैं, वो एज इट इज़ ही रहनी चाहिए, ये नहीं कुछ कुछ टाइम बाद उनको चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है ना। इस तरीके से लोचदार, इलास्टिक, एक अच्छा वर्गीकरण लोचदार होना चाहिए। इसमें उद्देश्यों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न वर्गों में परिवर्तन करने की संभावना होनी चाहिए। अच्छा वर्गीकरण का मतलब कि हमें जो है, जैसे हमने कोई कॉलम बनाया है तो हमें इसमें प्रॉपरली स्पेस रखना चाहिए ताकि हमें आगे कुछ इसमें ऐड करना हो वो हम कर पाएँ, ठीक है ना, कुछ हमें चेंज करना हो वो हम कर पाएँ, तो वही चीज़ बोली गई है। वर्गीकरण का आधार, बेसिस क्या क्या है, किस किस तरीके की क्लासिफिकेशन होते हैं। वर्गीकरण के आधार में अगर आप चार्ट को देखेंगे तो फर्स्ट आता है भौगोलिक, मतलब ज्योग्राफिकली यूज में। ज्योग्राफिकली का मतलब होता है कि एरिया वाइज, ठीक है ना। क्रोनोलॉजिकल, इसके अंदर आ जाता है क्रोनोलॉजिकल में कि हम टाइम, मतलब कि लाइन वाइज जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, नंबर वाइज। उसके बाद क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी वाइज। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी टाइप वाइज। और क्वालिटी में दो आ जाते हैं, साधारण और बहुगुण, मतलब मैनीफोल्ड और सिंपल, अलग अलग टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन इनकी मिल जाएगी। भौगोलिक वर्गीकरण क्या होता है? अगर मैं बोलूँ भौगोलिक वर्गीकरण, इस प्रकार का वर्गीकरण आंकड़ों की स्थिति या भौगोलिक भिन्नता के आधार पर किया जाता है, ठीक है ना। जब आपके पास पेपर में आएगा तो आपके पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अगर आएगा कि क्या क्या आधार हैं, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं और अगर आप ये एग्जाम्पल्स भी बना के लिखते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो भौगोलिक तरीके से जब चेक किया जाता है तो वो भौगोलिक वर्गीकरण होता है। गुणात्मक वर्गीकरण में जब तथ्यों या आंकड़ों को विशेषताओं को गुणों के आधार, जैसे धर्म, व्यवसाय, इन सारी चीज़ों के बेस पर जब हम कुछ करते हैं तो फिर वो गुणात्मक होता है, ठीक है ना। इसके अंदर दो हो जाते हैं, साधारण वर्गीकरण और बहुगुणी वर्गीकरण। साधारण मतलब इसमें द्वंद्व भाजन वर्गीकरण भी कहते हैं क्योंकि इसमें आंकड़ों को विशेष गुण होने के कारण होने या ना होने के आधार पर बांटा जाता है, जैसे पुरुष, स्त्री, स्वस्थ, अस्वस्थ। ये सिंपल क्लासिफिकेशन है। बहुगुणी के अंदर आ जाता है, इस प्रकार के वर्गीकरण में एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, मतलब मोर देन वन क्वालिटी। इसके फलस्वरूप दो से अधिक वर्ग बनते हैं। उदाहरण के लिए काम के आधार पर एक मिल के मजदूरों को दो भागों में, कुशल और अकुशल, फिर उसके बाद आगे उनमें से शिक्षित कितने हैं, अशिक्षित कितने हैं, फिर उसके बाद उनमें शहरी कितने हैं और ग्रामीण कितने हैं। तो ये आगे आगे हम सब पॉइंट बना रहे हैं। तो इस तरीके से बहुगुणी वर्गीकरण, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन हो जाती है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आ गई होगा बेटा। मिल के मजदूरों का वर्गीकरण देखो अब यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से किया है, देख रहे हो ना आप लोग। ये देखिए स्किल्ड है, ये अनस्किल्ड है, मतलब कुशल अकुशल। इसके अंदर शिक्षित आया, अशिक्षित आया, इसमें भी सेम आया। फिर शिक्षित में दो आ जाते हैं, ग्रामीण और शहरी। अशिक्षित में भी, शिक्षित में भी सेम, यहाँ पर भी सेम। तो इस तरीके से ये जो होता है ये वर्गीकरण है, और जो ये मैनीफोल्ड वाला, ठीक है ना। मात्रात्मक या संख्यात्मक वर्गीकरण, क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर क्या हो जाता है कि हमें मतलब कि क्वांटिटी लेनी होती है, जैसे कि किलोग्राम में है कोई चीज़, मीटर में है, किलोमीटर में है, वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही क्लासिफिकेशन करी जाती है, ठीक है ना। तो वो आप अंदर का पढ़ेंगे, आप बना बना के उसको लिख सकते हैं, ईजी है। उसके बाद आगे आ जाता है चर की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? किसी तथ्य की वे विशेषता या प्रक्रिया जिससे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है, चर कहलाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स और फिनोमिनन विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम इज कॉल्ड अ वेरिएबल। चर से अभिप्राय उस मात्रा से है जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं तथा जिन्हें किसी इकाई द्वारा मापा जा सकता है। यदि 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के वजन को मापते हैं तो विद्यार्थियों का वजन चर कहलाएगा। अब देख लो, किसी चीज़ को जब हम नापते हैं तो उस चीज़ को चर बोला जाता है, सिंपल है, ठीक है ना। और किस तरीके से दो हो जाते हैं, एक हो जाता है डिस्क्रीट वेरिएबल और दूसरा हो जाता है
कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अब डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है? विविक्त चर वे चर हैं जिनके मूल्य एकाएक या पूर्णांक के रूप में बढ़ते हैं, मतलब कि इसके एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच कुछ अंतर होता है, इसलिए इन्हें विविक्त कहा जाता है। ठीक है ना। उदाहरण के लिए 11वीं कक्षा विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 1, 2, 3, 10, 11, 15, 20 हो सकती है, परंतु ये 1, 1/4, 1, 1/2 ऐसे नहीं हो सकती। नॉर्मल सिंपल डाटा होता है। ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है सतत या अखंडित चर। कॉन्टिन्यूस सतत चर वे चर होते हैं जो निरंतर बढ़ते या भिन्नात्मक होते हैं, मतलब आगे पीछे भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, तो वो अखंडित हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद एक ये आ जाता है शुद्ध आंकड़े किसे कहा जाता है? रॉ डाटा किसे कहा जाता है? ये डेफिनेशन में आ सकता है। जो डेफिनेशन में आपके बन सकते हैं, मैं सिर्फ उतना ही करवा रही हूँ, मैं ज़्यादा डीपली नहीं करवा रही हूँ। ठीक है। शुद्ध आंकड़े वे आंकड़े हैं जिन्हें एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के दौरान संकलित करता है। ये अव्यवस्थित रूप से होते हैं। अ मास ऑफ डाटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ वेरियस आइटम्स। मतलब देखो, रॉ डाटा का मतलब, रॉ का मतलब होता है कच्चा। ठीक है ना। जब रॉ बोलते हैं ना, रॉ मटेरियल, तो उसको बोलते हैं कच्चा माल। कच्चा माल वो होता है जिससे हम लास्ट प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं। जैसे हमें अगर केक बनाना है तो केक के लिए हमें मैदा चाहिए होगा, मैदा के साथ हमें एग चाहिए होंगे, एग के साथ हमें घी चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं, थोड़ा बहुत जो भी हमें यूज़ करना है, चॉकलेट चाहिए होगी, जो जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो जो जितनी चीज़ें हैं उनको रॉ बोला जाता है, रॉ मटेरियल। उससे मिलकर ही तो केक बनता है ना। तो केक एक फिनिश गुड है। ठीक है ना। लास्ट जो हम खाते हैं, तो वही है। तो शुद्ध आंकड़े जब भी आपको रॉ दिख जाए तो उसका मतलब होता है वो अव्यवस्थित होता है, मतलब वो सिस्टमेटिक वे में तो नहीं है। इससे हम यूज़ करके फिर हम व्यवस्थित चीज़ जो है वो बनाते हैं। ठीक है ना। उदाहरण के लिए कॉलेज की 11वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा सांख्यिकी पर्चे में कुल 50 अंकों में से प्राप्त अंक निम्नलिखित तालिका द्वारा प्रकट किए गए हैं। जैसे इतने इतने अंक प्राप्त किए हैं इन्होंने। ठीक है ना। अब आगे तालिका 4 में दिए गए आंकड़े शुद्ध आंकड़े कहलाएंगे। सांख्यिकी के लिए वे आंकड़े ही उपयुक्त होते हैं जिनमें समानता पाई जाती है। इन्हें सजातीय आंकड़े कहा जाता है, मतलब होमोजीनियस, जो सेम सेम होते हैं। आंकड़ों की एक मद, जैसे किसी वस्तु की कीमत, किसी किसान की आय आदि को अवलोकन, मूल्य, माप, मद, विस्तार आदि कहा जाता है। इन आंकड़ों के द्वारा कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले एक अनुसंधानकर्ता के लिए इनका अव्यवस्थीकरण करना आवश्यक है। जब हम किसी चीज़ के बारे में कुछ भी पता करते हैं या कोई वैल्यू निकालते हैं तो हमें सिस्टमेटिक वे में उसको करना ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद सीरीज़ आ जाता है। सीरीज़ मतलब श्रृंखला होता है, जो आपने सुना भी होगा। श्रृंखलाओं से भी पराया उन आंकड़ों से है जिन्हें किसी क्रम तथा विशेषता के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। मदों को भिन्न भिन्न वर्गों में से एक विशेष क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना श्रृंखला कहलाया जाता है। तो इस तरीके से आप जो है नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद आपका थोड़ा बहुत होगा, एक ये श्रृंखला के टाइप्स पढ़ लीजिएगा, टाइप्स ऑफ श्रृंखला कौन कौन सी होती हैं। बस बाकी आपका आगे जो है वो प्रैक्टिकल आ जाएंगे, जो हमें पढ़ना ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें आप ये होती हैं ना, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से विविक्त या खंडित श्रृंखला या आवर्ती समूह, डिस्क्रीट सीरीज आ गई। इसके अंदर जो है मीनिंग्स, ये स्पेशली बस मीनिंग्स पढ़ लीजिएगा चैप्टर के। प्रैक्टिकल्स हम बाद में करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके। सिर्फ मैंने आपको थ्योरी के वे से करवाया ताकि आपको थ्योरी इस चैप्टर की पता लग जाए, आप ये चैप्टर छोड़े ना। अब नेक्स्ट चैप्टर जो 5th है उसमें मुलाकात होगी। कोई डाउट हो, कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।